नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 16 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब लेबनान यूएन पहुंच चुका और एक ऐसी समस्या के बारे में बता रहा है कि इस समस्या को जो आप सुनेंगे तब पता चलेगा कि इजराइल किस हिसाब से लेबनान के अंदर घुस के कब्जा कर रहा है। और आज लेबनान की सरकार की मजबूरी ऐसी है कि शुरू में उन्होंने मीठा मीठा खाने के चक्कर में कड़वा मिर्चा कब अपने मुंह में ले लिया उनको पता ही नहीं था। और साथ ही इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ईरान और इजराइल के बीच तल्खियात फिर से बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई किसी से मुआवजे की डिमांड कर रहा है तो कोई किसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने की बात कर रहा है और साथ ही दोनों एक दूसरे पे हमला करने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो कौन सी बड़ी अपडेट निकल के सामने आई इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही अब फिलिस्तीनियों को $2000 खर्च करने पड़ रहे हैं। क्यों करने पड़ रहे हैं, क्या वजह है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही सीरिया और सऊदी अरब ने मिलके इजराइल को फिर से सपोर्ट कर दिया है। अब ये सपोर्ट क्यों किया है, क्या वजह है, क्या बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं। और साथ ही आज आपसे एक सवाल और भी पूछूंगा कि आपको मेरी पत्रकारिता कैसी लगती है। क्या आपको कभी लगा कि मैंने कभी किसी के साथ पक्षपात किया है? क्या आपको कभी लगा कि मैंने किसी का ज़बरदस्ती विरोध किया है, या फिर मेरी पत्रकारिता में आपको ईमानदारी दिखती है? अब ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, बड़ी वजह देखिए। अब चैनल धीरे धीरे बड़ा हो रहा, कहीं मैं कोई गलत कदम ना उठा लूँ, कहीं मैं किसी गलत दिशा में ना चला जाऊँ। इस चीज़ से अपने आप को रोकने के लिए, बचाने के लिए अगर मैं शुरू में ही आपसे ये चीज़ें पूछता रहूँ और आप अपना फीडबैक देते रहें तो शायद चीज़ें ज़्यादा आसान रहेंगी। खैर, आप कमेंट करके बताते रहिए, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली, सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों, वो फिलिस्तीन के हवाले से आ रही है। दरअसल फिलिस्तीन के कई सारे लोग हैं जो फिलिस्तीन को छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक बात पता है कि फ़िलिस्तीन की जो सिचुएशन है अब रिजॉल्व नहीं होनी। फ़िलिस्तीन में ये जो मार काट चल रहा है ये चलता रहेगा। साथ ही इजराइल अपनी हरकतों से, अपने मंसूबों से बाज जाएगा नहीं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आदमी अपने बाल बच्चों की हिफाजत कैसे करेगा। इस वजह से फ़िलिस्तीन के लोग अब फ़िलिस्तीन को छोड़ के जाना चाहते हैं। कई सारे लोग सऊदी, अफ्रीका, तमाम बड़े बड़े देशों में जा रहे हैं। अब जो लोग साउथ अफ्रीका में जा रहे हैं उनके लिए बड़ी अपडेट निकल के सामने आई। एक शख्स ने अपने बयान में कहा कि जिस हिसाब से हमको वहां से खाली करवा के भेजा जा रहा है हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। कैसे, वो आप जानिए। सबसे पहले जो येलो लाइन है उसको क्रॉस करवाने के लिए हर आदमी से $200 रुपए लिए जा रहे हैं। $200 लेने के बाद उनको एक अनजान गाड़ी में बैठा दिया जा रहा। अगर वो लोग पूछ रहे हैं कि हमको कहाँ भेजा जा रहा है तो कोई जवाब अथॉरिटी नहीं दे रही। वो कह रही कि बस चुपचाप चलते रहो, बिना बताए जिसको जहाँ मर्जी वहाँ भेजा जा रहा है। यानी जैसे कोई जानवर होता है कि 50 जानवर इस बाड़े में डाल दो, 50 जानवर इस बाड़े में डाल दो, 50 को इस खूंटे पे बांध दो, मतलब नहीं कि कौन सा खूंटा किसका होगा। सेम सिचुएशन है कि गाड़ी में बैठा के लेके जाया जा रहा है, जिसको जहां भेजना है वहां भेजा जा रहा है। कोई प्लान नहीं है, किसी को कोई जानकारी नहीं देनी है कि तुमको कहां भेजा जा रहा है, तुम वहां रहने खाने का अपना ठिकाना कैसे खोजोगे। बस गाड़ी में बैठा के जहाज में डाल के एयरलिफ्ट कर दिया जा रहा है। ये सिचुएशन है। और अल जजीरा के हवाले से आपको ये रिपोर्ट बता रहा हूँ जिसमें बहुत ही सेंसिटिव दावा किया गया है कि $200 लेके एक आदमी को बाकायदा कहीं भी भेज दिया जा रहा है, बस इस उम्मीद में कि फिलिस्तीन में रहोगे तो तुम ऐसे भी मारे जाओगे। तो ये असल सच्चाई इस समय चल रही है। साथ ही इस समय इजराइल के हवाले से भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि इजराइल लगातार येलो लाइन के आसपास हमले जारी कर रहा है। लगातार अलग अलग जगहों पे इजराइल ने हमले किए और इस हमले में ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। भले ही पूरी दुनिया ये कह रही हो कि सीज फायर हो रहा है, भले ही पूरी दुनिया ये कह रही हो कि भाई अब गजा जंगबंदी की तरफ है। कई सारे लोगों का मैं बयान देख रहा था कि भाई 2 साल 2.5 साल से जहां जंग चल रही हो अचानक से शांति कैसे आ जाएगी। मतलब इनके हिसाब से अगर हमलों का पीक ऐसे ऊपर गया है तो डायरेक्ट नीचे नहीं आ सकता, वो ऐसे आएगा। मतलब आज 100 मरे हैं तो कल 50 मरेंगे, फिर 20 मरेंगे, फिर 10 मरेंगे, फिर 1 मरेगा, फिर 0 होगा। मतलब अचानक से सीज फायर नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे तो बुद्धिजीवी लोग हैं भाई। सीज फायर इमीडिएट होता है, इसमें रिदम नहीं है कि भाई गाड़ी है बहुत स्पीड पकड़ ली है, ब्रेक मारूंगा पलट जाएगी। हमले रोकने पड़ते हैं। तो इजराइल लगातार हमले कर रहा है
और गजा की किस्मत कहें या फिर चाहे जो कहें, इस समय किस्मत भी उनकी खिलाफ है। कुदरत का ऐसा निज़ाम आया है, ऐसा कहर टूट रहा है गजा के ऊपर कुदरत का कि आपको कुछ खबरें बताता हूँ। ज़्यादातर गजा के घर टूट चुके हैं। जितने भी फिलिस्तीनी हैं वो सब टेंट, शेल्टर होम, इन तमाम जगहों पे रह रहे हैं। अब टेंट कहाँ होता है? ज़मीन पे। लगातार उबड़ खाबड़ ज़मीनें भी हैं, जैसे तैसे करके तिरपाल लगा के वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और अब अपडेट निकल के सामने आई है कि गजा के अंदर ठंडी का सीज़न चालू हो गया है और इसी बीच गजा के अंदर भारी बरसात देखने को मिली। बरसात इस कदर है, और इस कदर बरसात की बात आप छोड़िए, बरसात के बाद जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, इस वजह से गजा के जो लोग हैं वो सिकुड़ रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, और जो बच्चे हैं हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं। पिछली साल 2024 की ठंडी में कैसे लोग मरे थे ठंडी से, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। कैसे बच्चे मरे थे बताने की जरूरत नहीं, आपको याद होगा, मैं अपने चैनल से बता रहा था। तो इस समय ये सिचुएशन है, और इधर बरसात की वजह से जो पानी है टेंट में घुसता चला जा रहा, शेल्टर होम में घुसता चला जा रहा। गजा के लोग मजबूर हैं अपने हाथों से, कोई बर्तन तो है नहीं, कोई हथियार नहीं कि फावड़ा हो, कुदाल हो, हाथों से बकायदा खाई खोद के टेंट के आसपास की जमीन को ऊपर कर रहे हैं ताकि वहां पे पानी ना भरे। तो ये सिचुएशन है। बकायदा अल जजीरा की रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि गजा के अंदर लगातार कुदरत का कहर बरप रहा है, बरसात है, बाढ़ है, ठंड है। इस वजह से वहां के लोगों की जान मुसीबत में है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही है। अब आपको लेबनान की खबर बताता हूँ। हालांकि ये खबर मैंने आपको सुबह भी बताई थी, लेकिन सुबह कुछ कमियां थी जो चीज़ें मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ। दरअसल सुबह ही मैंने खबर बताया था कि लेबनान इस समय यूएन पहुँच चुका है और यूनाइटेड नेशन में लेबनान ने एक अर्जी लगाई है कि इजराइल उनकी ज़मीन को कब्जा कर रहा। अब ये बात मैंने यूं ही बता दी थी, आपने यूं ही सुन भी ली होगी, लेकिन अंदर की सच्चाई क्या है अब आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। बात साल 2000 के आसपास की है। लेबनान और इजराइल के बीच जंग होती है। इस जंग में लेबनान इजराइल से हार जाता है एज यूजुअल, इसमें कोई नई बात है नहीं। इजराइल पावरफुल था, लेबनान हार गया। हारने के बाद लेबनान ने एक समझौता किया यूएन के इंटरफेरेंस के बाद, क्योंकि जब इजराइल लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था तब यूएन बीच में कूद के आता है और यूएन ने साफ तौर पे कहा कि भाई अब इजराइल इतना अंदर आ चुका है तो इसको तो पूरा पीछे हटाना मुश्किल है, लेकिन हम एक येलो लाइन बना देते हैं, या फिर ब्लू लाइन कहा था उन्होंने कि हम एक ब्लू लाइन बना देते हैं और इस ब्लू लाइन के बाद अब कोई ना आगे आएगा ना पीछे जाएगा। तो साल 2000 के बाद से लेबनान और इजराइल के बीच एक ब्लू लाइन थी। उस ब्लू लाइन के इधर इजराइल रहता था, उधर लेबनान के लोग रहते थे और ये चीज़ें लगातार ठीक ठाक तरीके से चलती रहती हैं। लेकिन अचानक से साल 2023 में जब हिजबुल्लाह हमला कर देता है तो फिर लेबनान की आर्मी अंदर आ जाती ब्लू लाइन के। ब्लू लाइन के अंदर आने के बाद लेबनान की आर्मी धीरे धीरे लगभग 4000 वर्ग मीटर अंदर आ जाती है। 4000 वर्ग मीटर। अब उस समय जंग चल रही थी, लेबनान की सरकार ने रोका, इजराइल मानी नहीं। लेकिन जब सीज फायर हो गया हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, या फिर साफ तौर पे कहा जाए कि लेबनान की सरकार और इजराइल के बीच, तब वहाँ पे एक डिमांड रखी गई थी कि भाई इजराइल पीछे हटेगा। इजराइल ने उस टाइम पे कहा था कि ठीक है हम पीछे हट जाएंगे, बस केवल 5 चौकियां ऐसी होंगी जहां पे हमारी आर्मी तैनात रहेगी, और वजह यह है कि हिजबुल्लाह हमला कर सकता है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे लोगों का होना जरूरी है। इसको लेके भी लेबनान की सरकार ने कहा कि ठीक है। और वजह क्या थी ठीक बोलने की? क्योंकि लेबनान की जो सरकार है वो अमेरिका और इजराइल की ही प्रॉक्सी है। उन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ पे प्रधानमंत्री बैठाया जो इनके इशारों पे वहाँ पे हुक्म चलाता है। तो इन्होंने ये तमाम चीज़ें की, डील हो गई। उसके बाद फिर इधर से हमला रुक गया, तमाम चीज़ें हो गई, हमने सुना भी था, हमने खुशियाँ भी बांटी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। सबसे पहले वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करना शुरू करता है। सबसे पहले अब हिजबुल्लाह के ऊपर जब हमला शुरू किया गया तो लेबनान की सरकार ने सवाल उठाया कि क्यों कर रहे हो। तब इन्होंने कान में बोला कि देखो उसको हम मार देंगे तब तुम्हारा कोई विरोध नहीं करेगा, तो एक काम करो हमको हमला करने दो। लेबनान की सरकार खुश हो गई कि चलो एक ही राइवल है जो सरकार को पलटने की कुव्वत और ताकत रखता है, उसको इजराइल मार के खत्म कर देगा तो सिचुएशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करता रहा, लेबनान की सरकार ने कुछ बोला नहीं। लेकिन इजराइल तो किसी का सगा नहीं,
उसने यहीं पे खेला खेलना शुरू कर दिया। इजराइल की जो आर्मी धीरे धीरे ब्लू लाइन से आगे आने शुरू करती है। जब इन्होंने सवाल उठाया कि भैया क्यों आ रहे हो, तब इजराइल की आर्मी ने कहा कि देखो हम तुम्हारे लिए नहीं आ रहे हैं, हम हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके पीछे हट जाएंगे। लेबनान की सरकार ने वहाँ भी अलाउ कर दिया कि ठीक है आने दो कोई दिक्कत नहीं। अब जब आर्मी आके अंदर घुस गई तब उसने धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाया और उसने दीवार बनानी चालू कर दी। वो भी दीवार कैसी, मेन बॉर्डर से कम 5 किलोमीटर अंदर, कम से कम बता रहा हूँ 5 किलोमीटर अंदर लेबनान के अंदर घुस के एक दीवार बना रही है और कह रही है कि ये जो दीवार है ये असल होगा बॉर्डर, उधर अब सब हमारा है, ये बॉर्डर होगा। अब ये बात जब लेबनान की हुकूमत को पता चली तब लेबनान की हुकूमत तो नींद से जागती है, चीखने लगी कि नहीं ये गलत है। लेकिन अब इजराइल इतना अंदर आ चुका है कि वो अब कुछ कर नहीं सकते। तब ये भागे भागे गए यूएन कि देखो साहब देखो आपने जो लाइन ब्लू लाइन बना दी थी, इजराइल उससे आगे आ गया। अब यूएन क्या कहेगा कि जब आगे आ रहा था, जब पहली ईंट दीवार की रखी गई तब तुम कहाँ थे, ये सवाल पूछा जाएगा। और इजराइल भी इसी चीज को बोलेगा कि अगर हम गलत हैं तो अब तक इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। यानी अब लेबनान की जमीन गई, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बिके हुए लोग जब कुर्सियों पे बैठ जाएं तो देश की ज़मीनें अक्सर चली जाती हैं। ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं। इस चीज़ को आप जिस भी देश से देख रहे हो, भारत का देख रहे हो या फिर पाकिस्तान का देख रहे हो या फिर आप अफ्रीका से देख रहे हो या फिर आप सूडान से देख रहे हो, आप मुझे फ़िलिस्तीन से देख रहे हो, आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि अपने देश के अंदर जब बाहरी लोगों से मिले हुए लोग हों तो ज़मीनें चली जाती हैं और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये पूरी कहानी है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही है। दूसरी तरफ सीरिया और सऊदी अरब मिलके लगातार इजराइल को सपोर्ट करते हुए अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर रहे हैं और अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद साफ तौर पे ऐलान हो जाएगा कि ना ही कभी सऊदी अरब इजराइल पे हमला करेगा, ना ही कोई कदम उठाएगा और ना ही सीरिया। वो बात अलग की है कि रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि सीरिया के अंदर ताजुब की बात आप सुनिए कि एक तरफ ये भाई साहब अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने सैनिकों को भी भेजूंगा गाजा के अंदर हमास को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और दूसरी तरफ सीरिया के अंदर इजराइल की जो आर्मी है दमिश्क तक पेट्रोलिंग करती है, कहीं और नहीं। ये नहीं कि माउंट हेरोन पे, दमिश्क जो राजधानी है वहां तक पेट्रोलिंग कर रही है। रिपोर्ट आपके सामने, आप इसको रोक के पॉज करके डिटेल में पढ़ लें क्या रिपोर्ट है, किसने कहा है। एक एक्सपर्ट ने ये बात बोली है कि दमिश्क तक बाकायदा रेड करती है पुलिस, दमिश्क तक बाकायदा जाके घुस के चेक करती है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे है, कोई दिक्कत नहीं, खतरा नहीं। यानी ऐसा समझिए कि पाकिस्तान की आर्मी दिल्ली तक आके घूम के चली जाए, तो फिर भारत की आर्मी का मतलब क्या बना। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। दूसरी तरफ बड़ी अपडेट निकल के सामने आई। ईरान ने जब से जहाज़ पकड़ा है तब से अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। दरअसल IRGC ने एक जहाज़ को सीज किया है और इस पर खतरनाक केमिकल लदे हुए थे और खतरनाक केमिकलों की हिफाजत के लिए बाकायदा अमेरिका के ड्रोन ऊपर उड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद भी IRGC के लोग पहुंचते और पहुंचने के बाद उस जहाज को अपने कब्जे में लेके अपनी टेरिटरी की तरफ मोड़ लाते हैं और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि इसमें खतरनाक केमिकल हैं और ये हमारे इंटरनेशनल कानून के हिसाब से गलत है और हमें कोर्ट का आदेश मिला था, इस वजह से हमने ऐसे काम को किया। अब ये काम जैसे IRGC ने किया, फौरन ईरान के खिलाफ इजराइल ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलने के बाद पहला बड़ा काम क्या किया कि भाई साहब IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। यानी ये इसी जुगाड़ में रहते हैं, जब ये किसी से नहीं जीत पाते, जैसे ये जब ISIS से हार गए तब इन्होंने कहा कि उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। हमास से लड़ते लड़ते हार गए तब इन्होंने कहा कि उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। हिजबुल्लाह से लड़ते लड़ते जब ये हार गए तब इन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। इनका मतलब बड़ा साफ है, या तो जीत लो या तो आतंकवादी संगठन घोषित कर दो। तो IRGC से ये जीत पा नहीं रहे, तब इन्होंने कहा कि इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दो। बहरहाल इधर IRGC के लिए इजराइल ने जैसी ये डिमांड की, फौरन IRGC की तरफ से UN में मुआवजे के लिए एक लेटर चला गया। कैसे, अब आपको बताता हूँ। दरअसल किसी भी देश की संपत्ति को नुकसान अगर कोई दूसरा देश पहुंचाता है, वो भी बिना किसी जंग के, बिना किसी वजह के, तो आप UN में जाके इस मामले को उठा के मुआवजे की डिमांड कर सकते हैं। जून में सेम चीज़ हुई थी। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था, ईरान ने कुछ कहा नहीं, कोई धमकी नहीं दी, कोई हमले की बात नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक करके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया गया। अब इसी बात को लेके UN जो है बड़ा ही सेंसिटिव है, क्योंकि ईरान में जब ऐसा हमला हुआ तो मतलब बड़ा साफ है कि आपने ईरान की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। और ईरान की IRGC समेत तमाम जो अलग अलग ग्रुप हैं वो UN में पत्र लिख के बता रहे हैं कि हमारा जितना नुकसान हुआ है
उसका मुआवजा इजराइल को देना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी यूएन की है, नहीं तो फिर हम यूएन की भी कोई बात नहीं मानेंगे। और कोई बात नहीं मानेंगे का मतलब क्या है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम करेंगे, फिर हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अदरवाइज हमको मुआवजा दिलवाया जाए। तो इसे कहते हैं कि एक तीर से दो शिकार करना, या तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो फिर उससे हम चीज़ें ले लेंगे, और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर हमको कोई बोल नहीं सकता कि तुम गलत हो, जो कि भाई हमने तो सम्मान किया, आपने किया नहीं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है अमेरिका देश मैक्सिको से। वहाँ पे जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है। ये वही जेनजी प्रोटेस्ट है जिसने अलग अलग जगहों पे तख्ता पलट कर दिया, वो चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो। अब सेम मैक्सिको में भी जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी देश मैक्सिको में कहीं ना कहीं सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी, और तमाम जो वहाँ के लोग हैं, चाहे ट्रंप हो चाहे जो हो, उनके लिए सिचुएशन को संभालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जेनजी प्रोटेस्टर आज तक किसी के संभाल या रोके नहीं रुके। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इधर दिल्ली से भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आई दोस्तों कि दिल्ली में अब उस क्राइम सीन पे जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था 9mm के 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। अब 9mm के कारतूस मिलने का मतलब बड़ा साफ है कि 9mm हर शख्स के पास नहीं हो सकता, या तो वो पुलिस हो, या फिर वो आर्मी हो, या फिर वो उन तरह की गतिविधियों में संलिप्त हो, तभी 9mm मिल सकता है। अब जब गोलियां मिली तो जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसके रिकॉर्ड ना ही पुलिस से मैच करते हैं, ना ही उसके रिकॉर्ड किसी आर्मी से मैच करते हैं, किसी आर्मी बटालियन से मैच करते हैं, ना ही एनएसजी से मैच करते हैं। तो मतलब बड़ा साफ है कि इन लोगों के पास 3 गोलियां भी थी। अब 3 गोलियां हैं तो जाहिर सी बात है उसकी एक मैगजीन होगी, साथ ही उसकी एक पिस्टल होगी। तो अब गोली मिल गई और मैगजीन और पिस्टल नहीं मिली, तो क्या दिल्ली कांड में कोई और भी शामिल था? क्योंकि भाई गोली मिली है तो बंदूक मिलनी चाहिए। अगर बंदूक नहीं मिली तो क्या बंदूक लेके कोई चला गया? और अगर कोई चला गया तो क्या वो उमर का दोस्त था, या फिर कोई पार्टनर था, या फिर कोई और? ये सवाल आज परेशान करने वाला है, क्योंकि आज हमारा देश बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है और इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो अपना सब्सक्राइब करके भैया प्यार जरूर दे, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं, बसरते हमें क्या चाहिए, आपका प्यार चाहिए, वो आप देते रहें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। ऊपर वाला आपकी हिफाजत